हाँ जी जी, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 9 ऑडिटिंग का, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू वाउच वेरियस कैश रिसीट्स। जी हाँ दोस्तों, वाउचिंग की बात करेंगे। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे। वाउचिंग का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव हमने लेक्चर 8 में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि कैश रिसीट्स, तरह तरह की कैश रिसीट्स होती हैं, हमें उन कैश रिसीट्स की वाउचिंग किस प्रकार से की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली कैश रिसीट जिसकी आज हम बात करेंगे वो है हमारी कैश सेल्स। कैश सेल्स, देखिए कैश सेल्स के अंदर हम एक कैश रजिस्टर बनाते हैं, जिसके अंदर हम होने वाली जितनी भी कैश सेल्स हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली उसके अंदर बिल्स की कार्बन कॉपी होती है, जो भी हमने कैश रिसीव करा होता है सेल करके, उसके कैश मेमो होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कैश रजिस्टर। बीइंग एन ऑडिटर हमारा काम होगा, हम जाएंगे सबसे पहले कैश रजिस्टर मांगेंगे, जिसके अंदर कैश मेमोज अटैच कर रखे होंगे। हम जाएंगे उसको पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सो इन वाउचिंग कैश सेल्स, कैश रजिस्टर शुड बी फुली चेक्ड विद कार्बन कॉपीज ऑफ कैश मेमोज। कैश मेमोज की कार्बन कॉपी होनी चाहिए कि हमने जो कैश रजिस्टर में दिखाया है, कैश चढ़ाया है, उसके रिप्रेजेंटेशन में कैश मेमो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। देन ऑडिटर वेरीफाई करता है डेली डिपॉजिट ऑफ कैश रिसीव्ड इन द बैंक डेट्स ऑफ द कैश। जिस जिस डेट पे हमने कैश रिसीव किया, उस डेट को हमने या उसके आसपास हमने बैंक्ड कब किया पैसा, उतना ही पैसा बैंक्ड किया या नहीं। मैंने आपको बताया था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कोई भी कैश रिसीट लेने के बाद उसे बैंक्ड जरूर कराएंगे, बैंक में जमा जरूर कराएंगे। तो बैंकिंग स्लिप हम वेरीफाई करेंगे एंड ऑन दैट डेट रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक मस्ट बी सेम। और उसकी एंट्री वेरीफाई करेंगे, एंट्री वेरीफाई करेंगे इनटू दी कैश बुक। हम ये चीज देखेंगे कि वो जो चीजें हमने कैश जो हमने बैंक में जमा कराया उसकी एंट्री कैश बुक में हुई है या नहीं। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, वेयर द कैश मेमोज आर कैंसल्ड, ऑल कॉपीज इंक्लूडिंग द ओरिजिनल कॉपी ड्यूली कैंसल्ड शुड बी कैप्ड इन दी बुक। अगर मान लो कोई कैश आया और वो हमने कैंसिल कर दिया, सपोज हमने कोई कैश रिसीव करा और वो रिसीव्ड कैश हमें वापस देना पड़ गया, तो कैश मेमो वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैंसिल हो जाएगा एंड ऑल कॉपीज, जो भी ओरिजिनल कॉपी है, जो भी हमने कैंसिल करी, वो बुक में हमें चढ़ा के दिखानी है कि भाई इस पर्टिकुलर सेल का अमाउंट जो था वो कैंसल्ड हो गया था। एंड वेयर अ कंपनी हैज अ डिस्काउंट पॉलिसी, अगर कंपनी का डिस्काउंट पॉलिसी चलता है कुछ, तो कंपनी कितना डिस्काउंट देगी वो डिस्काउंट पॉलिसी में आपको मेंशन करना जरूरी है। प्लस जो डिस्काउंट दिया गया है वो अप्रूव कराना जरूरी है, प्रायर अप्रूवल ऑफ अ responsible person, with a responsible person, by a responsible person. So where a company has a discount policy, if more discount is allowed in a transaction, it must be approved by a responsible officer. डिस्काउंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे रहे हो तो ठीक है, उससे ज्यादा दे रहे हो तो आपको उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैश सेल्स। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें ऑब्वियसली पैसा लेना होता है। तो यहां पे अगर डाटा से कुछ पैसा आया है तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि कितना पैसा हमें आया है। काउंटर फॉइल्स, काउंटर फॉइल्स क्या होती हैं, बेसिकली जो एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स होती हैं। जब हम डाटा से पैसा लेते हैं तो डाटर्स को एक स्लिप देते हैं हम, तो वो काउंटर फॉइल्स कहलाती हैं। डाटर्स भी मांगेगा ना कि भाई मैंने आपको पैसा दिया, मान लो मिस्टर एक्स ने पैसा पे करा मिस्टर वाई को, क्योंकि मिस्टर एक्स डाटर थे, तो मिस्टर एक्स पे करने के बाद एक रिसीट मांगेंगे, वो एक रसीद मांगेंगे, वो रसीद ही कहलाती है काउंटर फॉइल। तो काउंटर फॉइल वेरीफाई होगी सबसे पहले स्टेप में। काउंटर फॉइल नहीं है तो कार्बन कॉपीज जो होंगी रिसीट की वो तो हमने रखी होंगी, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। ऑल दीज रिसीट शुड बी सीरियली नंबर्ड, ऑब्वियसली इसमें सीरियल ऑर्डर में नंबर्ड होंगे। ऐसा होता है कि कई बार कुछ काउंटर फॉइल डाटा से पैसा ले लिया और वो हमने कहीं ना कहीं छुपा दी, या फिर हमने उसे मिसप्लेस कर दिया और वो पैसा हम अपनी जेब में रख लिया एट दी कॉस्ट ऑफ कंपनी। तो ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सीरियल नंबर होगा तो हमें अंदाजा रहेगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से 5 सीरियल नंबर, देन उसके बाद 6 आना चाहिए। लेकिन 6 वाली मान लो काउंटर फॉइल गायब है, तो हम पूछ सकते हैं कार्बन कॉपी के बारे में, पूछ सकते हैं कि भैया 6th कार्बन कॉपी कहाँ है, 5th के बाद सीधा 7th कैसे आ रही है। तो ये हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं बीइंग एन ऑडिटर, राइट, अपने जहाँ पे भी ऑडिट करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के कैशियर से।
इसलिए कहते हैं सीरियल नंबर होना ज़रूरी है। अमाउंट शुड बी एंटर्ड इन दी कैश बुक ऑन द डे व्हेन रिसीव्ड, जिस दिन पैसा आया उस दिन कैश बुक में एंट्री चेक करेंगे। और अगर कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया, फिर वही बात है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिए, ये भी वेरीफाई करेंगे। तीसरा है इसके अंदर हमारा लोन्स। देखिए, जब अगर कंपनी कभी भी कोई लोन्स वगैरह रिसीव करती है तो उसमें देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ लोन हमें रिसीव हुआ है, हमने किस बैंक से लोन लिया है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई हमने किसी प्रकार की अगर सिक्योरिटी ऑफर करी है तो वो भी हम उसमें चेक करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बीइंग एन ऑडिटर कि जो लोन्स वगैरह हैं उसका अमाउंट चेक करने के साथ साथ प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक करने के साथ साथ उसका डिस्क्लोज़र देखते हैं हम कि बैलेंस शीट में उसका डिस्क्लोज़र हुआ है या नहीं हुआ। बैलेंस शीट में डिस्क्लोज जरूर करना रहता है कि आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट का लोन लिया है। बीइंग अ कंपनी ने अगर कोई लोन लिया है तो ऑडिटर चेक करेगी कंपनी उसे डिस्क्लोज करके दिखा रही है आउटसाइडर्स को या नहीं। तो लोन्स का तो सिंपल सा पॉइंट है। फोर्थ है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल बुक जो होती है वो बेसिकली हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज में नहीं होती। अगर बीआर में आप डील कर रहे हैं, अगर कस्टमर्स को आपने बिल ड्रॉन करके दे रखे हैं, तो उस केस में बीआर बुक अवेलेबल होगी। और बीआर बुक को आपको वेरीफाई करके चलना रहता है। जो भी बिल आपने ड्रॉन करे हैं, स्पेशली किन से, जो भी ड्रॉन करता है यानी बिल काटने वाला है, इसमें अकाउंटेंट के भी साइन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ सबसे पहले देखेगा एक ऑडिटर। तीसरी चीज इसमें जो आती है वो है बीआर बुक में बी वेरीफाइड बिकॉज द वेरियस डिटेल्स रिगार्डिंग द बिल मैच्योर्ड एंड डिस्काउंटेड आर अवेलेबल इन इट। अब इसके अंदर बीआर लेने के बाद कई बार क्या होता है, कंपनी उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेती है। हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, अगर कंपनी को जरूरत होगी पैसे की, फंडिंग की, अगर मैच्योरिटी से पहले चाहिए पैसा, बिल मैच्योरिटी से पहले चाहिए, तो आप उसे बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। तो उसमें से कितने बिल कंपनी ने डिस्काउंट करा रखे हैं, एक ये चीज ऑडिटर वेरीफाई करेगा। और डिस्काउंट कराने के बाद आपको उसे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फुट नोट्स में दिखाना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। कंपनीज के अंदर कंपनी के जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं बैलेंस शीट के बाद, क्या कंपनी ने उसे उसमें मेंशन किया है या नहीं किया, तो ये भी एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहां पे आप क्या क्या करेंगे, बीआर अमाउंट प्लस डिस्काउंटेड बिल, अगर कोई बिल डिस्काउंट हुआ है, एंड इन दैट केस बैलेंस शीट के जो नोट्स होंगे उसमें डिस्क्लोजर, वो प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं, ये चीज आपको वेरीफाई करके चलना रहता है। यहां पे एक बात आपको बता दूं मैं, ऑडिटर शुड चेक द अमाउंट रिसीव्ड विद द बैंक स्टेटमेंट। यहां पे क्या है, अगर हमें कोई अमाउंट आया, बिल रिसीवेबल के अमाउंट हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट में भी वो डिटेल होगी, तो बैंक स्टेटमेंट से भी हम उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सम बिल्स माइट हैव बिकम ड्यू बट नो अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, क्या कहेंगे इसको, डिसऑनर। तो डिसऑनर के केस में वेदर द एंट्री फॉर द डिसऑनर ऑफ सच बिल हैज बीन मेड और नॉट, कंपनी का देखा जाएगा कि कंपनी ने डिसऑनर की एंट्री दिखाई है या नहीं दिखाई, ये भी देखना पड़ेगा। एंड लास्टली अ वेरिफिकेशन ऑफ द बिल डिस्काउंटेड शुड बी मेड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वेदर एंट्री फॉर डिस्काउंट हैज बीन मेड और नॉट आपको देखना पड़ेगा, और उसका कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर भी देखना पड़ेगा जो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, राइट। हाँ जी, फिफ्थ है इसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें कई सारे पॉइंट कवर होते हैं, तो आइए वन बाय वन कवर करते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले की जाती है अगर बैंक के थ्रू बैंक, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जो इन्वेस्टमेंट सेल करी है बैंक के थ्रू, तो बैंक से आप एडवाइस करें, बैंक से पूछें कि इन्वेस्टमेंट किन किन टर्म्स पे, किन किन कंडीशंस पे सेल की गई है। ऐसा तो नहीं है कि उसे अंडर वैल्यूड करके सेल किया गया कंपनी की कॉस्ट पे, तो ऑडिटर इस चीज को एग्जामिन करेगा। तो इफ द सेल्स हैव बीन अफेक्टेड थ्रू अ बैंक, देन द ऑडिटर शुड एग्जामिन द बैंक एडवाइस टू नो द वेरियस डिटेल्स। दूसरी चीज जो यहां पर आ जाती है वो है हमारा, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है सेल आउट किसी ब्रोकर के थ्रू, यानी कि यहां पे हमने बीच में एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया था जो कि हमारा ब्रोकर, हमारा एजेंट था, तो जिसे डीलर कह सकते हैं आप। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में ब्रोकर की कमीशन के ऊपर हमें जरूर ध्यान देना होगा बीइंग एन ऑडिटर। होता क्या है, कई बार कंपनी की कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट सेल करी जाती है ब्रोकर के थ्रू, और मार्केट में जो जनरल रेट चल रहा है कमीशन का, उससे ज्यादा कमीशन ब्रोकर को पास कर दी जाती है।
यहां पे देखो होता क्या है, बहुत तगड़ा गेम चल रहा होता है, कंपनी की कॉस्ट पे अननेसेसरी बेनिफिट ब्रोकर को दिलवाया जाता है। अब वो किस रीजन से दिलवाया जाता है, क्यों दिलवाया जाता है, हो सकता है ब्रोकर कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी इंप्लॉय का कोई फैमिली मेंबर रहा हो या कुछ रहा हो। ये बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं जो इंटरनली हमें नहीं पता होते। तो ऑडिटर हायर किए जाते हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि ये चीज़ को वेरीफाई किया जाए। तो यहाँ पे ब्रोकर की जो कमीशन होती है उस कमीशन का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वो आप कह सकते हो मार्केट के रेट्स के अकॉर्डिंग ब्रोकर को प्रोवाइड कराई गई है या नहीं। सो समटाइम्स द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड थ्रू दी ब्रोकर, ब्रोकर्स सोल्ड नोट जिसे आप फिर कमीशन कहते हैं शुड बी एग्जामिन टू वेरीफाई द सेल प्रोसीड्स एंड कमीशन चार्ज बाय दी ब्रोकर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कमीशन होती है ना वो एक्स डिविडेंड प्राइस होती है और कम डिविडेंड प्राइस होती है। ये आपने अपने कॉलेजेस में सेकंड ईयर में या फिर अपने फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसे कहते हैं हम कंपनीज अकाउंटिंग। वहाँ पे भी ये एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड प्राइस पे शेयर प्राइस की आपने डिटेलिंग करी होगी, स्टडी किया होगा। तो एक्स डिविडेंड प्राइस कम डिविडेंड प्राइस क्या होता है? एक्स डिविडेंड प्राइस सेल का वो प्राइस होता है, ये वो सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस प्लस इसमें कमीशन सेपरेट की जाती है, अलग से इंक्लूड करी जाती है, सेपरेटली एडेड। मान लो हमारी जो नेट सेल प्रोसीड है, जो हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करी, वो करी लेट्स से 1 करोड़ की, 1 CR की, कमीशन इसमें अलग से ऐड होगी, सेपरेटली ऐड होगी। मान लो 2% कमीशन है तो 2 लाख रुपए इसमें अलग से ऐड होगी। लेकिन अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कम डिविडेंड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ब्रोकर के थ्रू। अब उसमें हमने क्या किया, जो अपनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी 1 करोड़ की, उस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में जो कमीशन है वो इंक्लूड है, इंक्लूडेड कमीशन। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि इस केस में तो जो हमारा ब्रोकर है वो हमें 1 करोड़ पूरा प्रोवाइड कराएगा, प्लस 2 लाख रुपए अलग से कमीशन के वो बायर से चार्ज करवा के वो अपने पास रख लेगा। लेकिन इस केस में अगर हमने कम डिविडेंड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ब्रोकर के साथ, तो ऐसे केस में ब्रोकर क्या करेगा, बायर से तो 1 करोड़ रुपया जो हमारी कमीशन जो हमारी इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है उससे तो 1 करोड़ ले लेगा, लेकिन हमें 1 करोड़ पे नहीं करेगा। ब्रोकर क्या करेगा, 1 करोड़ में से अपना कमीशन अमाउंट हटा के रिमेनिंग अमाउंट हमें क्या करेगा, एज ऑफ सेल प्रोसीड प्रोवाइड कराएगा। तो कम डिविडेंड प्राइस में देखना पड़ेगा कि ब्रोकर कितना अमाउंट हमें प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 1 करोड़ में मान लो ब्रोकर ने वही 2 लाख रुपए कमीशन चार्ज करी, बाकी 98 लाख रुपए ब्रोकर ने हमें प्रोवाइड कराए। तो ये जो 98 लाख हो गई, ये हो गई हमारी कैपिटल की रिसीट, उसको कैपिटल रिसीट के अकॉर्डिंग दिखाएंगे हम एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और जो 2 लाख रुपए हो गई वो हो गई हमारी रेवेन्यू पेमेंट, उसे हम दिखाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड में, जो हमने एज ऑफ बाय द नेम ऑफ कमीशन पे करा है ब्रोकर को अमाउंट, राइट जी। इसका बहुत ध्यान रखना होता है। सो यहाँ पे इफ द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट कम डिविडेंड प्राइस, ऑडिटर्स शुड सी दैट प्रॉपर अपॉइंटमेंट हैव बीन मेड बिटवीन अपॉर्शनमेंट, माफी चाहूंगा, अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है बांटना, हैज बीन मेड बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स। समटाइम्स द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड अगेंस्ट स्पेसिफिक फंड्स, और ये एक हमारा अलग पॉइंट हो गया। तीसरा और लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड अगेंस्ट सिंकिंग फंड। मैं समझता हूं कि आप लोग यहां पे आए हैं तो आपने कंपनीज अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। कंपनीज अकाउंटिंग में आपने एक चैप्टर करा होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसमें आपने एक मेथड पढ़ा होगा सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड के अंदर हमने ये बात करी थी कि जब हम कुछ पैसा एज ऑफ सिंकिंग फंड का क्रिएट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करके चलते हैं, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जब हम सोल्ड आउट करते हैं तो उसका होने वाला प्रॉफिट या लॉस हम बेसिकली फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो इस चीज को वेरीफाई करने का काम ऑडिटर का होता है कि सिंकिंग फंड के अकॉर्डिंग, जो कि स्पेसिफिक फंड या सिंकिंग फंड ही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो बात कर रहा है ना स्पेसिफिक फंड, ये सिंकिंग फंड ही है। तो सिंकिंग फंड के अगेंस्ट अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है तो उसका प्रॉफिट लॉस हमने फंड अकाउंट में
सेपरेटली ट्रांसफ़र किया है या नहीं वो भी देखना है. So sometimes the investment are made against specific funds. So profit or loss on sale of such investment must be transferred to such funds account. And finally last point है हमारे पास यहाँ पे sale of fixed assets. अब fixed assets का sale बिल्कुल investment के sale की तरह है, but इसके अंदर problem ये है कि ये कंपनी के यूसेज वाली assets भी हो सकती हैं. लाइक कंपनी की कोई पुरानी मशीन हो सकती है, कंपनी का फर्नीचर हो सकता है. इन्वेस्टमेंट तो हमने मार्केट में कहीं बाहर इन्वेस्ट करा है फंड, जस्ट लाइक कहीं लैंड में, कहीं पे हमने गोल्ड के बॉन्ड्स में या सिंपली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है. बट यहाँ कंपनी की खुद की एसेट्स हैं जिसे सोल्ड आउट किया गया है. फर्क इतना है. सो कहता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में बी वाउच्ड विद द मिनट बुक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखिए जब एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें एजीएम में मिनट बुक बनती है कि क्या क्या मैटर्स पे डिस्कशन होगा, उसके मिनट्स बनते हैं. उस मिनट्स में ये डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है कि अगर पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर कंसर्न ईयर के अंदर जिसके भी एजीएम हो रही है, उस एजीएम में अगर उस एजीएम में आप जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मिनट बुक में ये क्लैरिफाई करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपने ये सो एंड सो एसेट्स को सोल्ड आउट करा है. तो आप देखिए बीइंग एन ऑडिटर कि ये चीज़ डिस्क्लोज करी गई है या नहीं करी गई. नहीं करी गई तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो सकता है कि कंपनी के एसेट्स को बेचा जा रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग दी शेयर होल्डर्स. तो ये बड़ा सीरियस हो सकता है. तो इसे मिनट्स बुक में चेक करना बहुत ज़रूरी है. और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स या एजेंट्स, इनके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसके सेल कॉन्ट्रैक्ट ये भी आपको देखने ज़रूरी हैं. इट शुड बी सीन दैट प्रॉपर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड. अगर एसेट हमारी गई है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट बट गोज आउट होता है एज पर दी बेसिक अकाउंटिंग रूल, तो वो भी देखना ज़रूरी है. और एनी प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ दैट सेल शैल बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट, जो कि हमें रेकरिंग बेसिस पे मिलता है. और सबको हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसे प्रॉफिट डिविडेंड के लिए नहीं दिए जाते, यूटिलाइज नहीं किए जाते, विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ये हमारी कोई रेगुलर अर्निंग नहीं है जिसे हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. तो ऐसा नहीं है कि आपने असेट बेची, उससे होने वाली अर्निंग को आप डिविडेंड में शेयर होल्डर में बांट दें. इसका यूज़ आप कंपनी के अंदर ही करोगे, कंपनी की पर्टिकुलर एसेट्स खरीदने के लिए. और इफ़ एनी एक्सपेंस ऑन सेल इज बीइंग अराइजिंग, तो वो भी देखा जाए कि वो सेल प्रोसीड में से माइनस करके फिर आप उसे बैलेंस शीट में अकाउंट में दिखाएंगे. इट मस्ट बी सीन दैट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन और कमेटी. और ये भी देखा जाए कि कंपनी की एसेट्स ऐसे ही बिना अपने मन मर्जी के तो नहीं बेची जा रही. क्या इससे पहले इसका लिए प्रायर अथॉरिटी जो है या कोई ऑथराइज पर्सन या कोई कमेटी उनसे अप्रूवल लिया गया है या नहीं लिया गया, तो इसका देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो दोस्तों आज हमने कवर किया हाउ टू वाउच वेरियस कैश रिसीट्स, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स कवर करे. कैश सेल्स की वाउचिंग, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की वाउचिंग, लोन्स, बीआर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. और नोट करने के साथ साथ ये जो हमारी पीडीएफ फाइल है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको ये पीडीएफ फाइल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर. तरुण अनेजा क्लासेस के नाम से आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा. अदरवाइज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, मैं आपको मेल भी कर दूंगा. अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.